हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन ज्योग्राफी क्लास 6 से टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मानचित्र। और बता दें दोस्तों, सीटेट जेटेट स्टेट एंड अदर स्टेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम लोग अध्याय 4 अध्ययन करेंगे मानचित्र के बारे में, जो पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। अब पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हमारी पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। बता दें दोस्तों, जो कि ग्लोब है, ग्लोब में हम लोग अध्ययन किए थे तो उसमें पूरा बड़ा महासागर, महादेश सभी को इंडिकेट किया हुआ था। इसमें हम लोग देखे थे रेखाओं के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुवों के बारे में, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। लेकिन मान लिया जाए किसी गांव, शहर या कस्बा के बारे में हमको मापना रहेगा, जानकारी प्राप्त करना रहेगा, तो ग्लोब के माध्यम से हम नहीं देख पाएंगे। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस शहर या क्षेत्र का ऐसा नक्शा रखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो मानचित्र में हम लोग नक्शा के बारे में देखेंगे, जो कि इसमें कहा है जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। और मानचित्र कैसा होता है, एक चपटी हुई सतह पर खींची गई चित्र होता है, जो कि उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। उसमें हम लोग जगह या स्थान के बारे में पता लगाते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है, जो कि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जब एटलस खरीदते हैं तो एटलस में क्या रहता है, सभी राज्य, नदी, तालाब, नहर जैसे आदि चित्रों का उसमें चित्रांकन किया हुआ रहता है। तो सभी चित्र को, मानचित्र को एक साथ जब जोड़ देते हैं और एक अच्छा खासा मोटा पेज जैसा बना लिया जाता है, उसमें सिर्फ मानचित्र से रिलेटेड संबंधित दस्तावेज जैसे रहते हैं, तो उसको हम लोग है सो एटलस कहते हैं, जो कि हम लोग एटलस देखे हैं। उसमें क्या रहता है एटलस में, पहले देखते हैं विश्व का मानचित्र दिया हुआ रहता है, फिर भारत का मानचित्र दिया हुआ रहता है, भारत में सभी राज्य के दिया हुआ रहता है। उसमें मुख्य मुख्य चीज़ें हैं सो दर्शाया रहता है, किस राज्य से कौन सा नदी किधर से गुजरा है, इन सभी तथ्यों का है सो उसमें उल्लेखित किया हुआ रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किया हुआ है। और जो मानचित्र होता है दोस्तों, वह मानचित्र अलग अलग प्रकार के होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। जो कि भौतिक मानचित्र के बारे में इसमें देखेंगे, आखिर भौतिक मानचित्र कैसा होता है और किसको कहते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानी, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र है सो भौतिक उच्चवच मानचित्र कहा जाता है।
भौतिक मानचित्र में क्या है, पर्वत को है सो दर्शाया जाता है, पठारों को दर्शाया हुआ रहता है, नदियों महासागरों को दर्शाया हुआ रहता है। तो इस तरह के मानचित्र को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक मानचित्र कहते हैं, या इसका पर्यायवाची नाम है उच्चवच मानचित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल मैप। यह हो गया फिजिकल मैप के बारे में हम लोग देखें। इसमें पॉलिटिकल मानचित्र में देखते हैं, राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देश व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप में क्या है, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देश की जो सीमाएं होती है उसको दर्शाया हुआ रहता है। तो ऐसे मानचित्र को हम लोग है सो राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग है सो थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है दोस्तों, कि इसमें सड़क, वर्षा क्षेत्र और उद्योग जैसी, स्कूल जैसी है सो इसमें चिन्ह दिया हुआ रहता है और उसको दर्शाया रहता है मानचित्र में। तो ऐसे मानचित्र को हम लोग क्या कहेंगे, थीमेटिक मानचित्र। ये हुआ मानचित्र के बारे में। और मानचित्र के 3 घटक हैं, कौन कौन है, मुख्य 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। जो कि दूरी है सो एक स्थान और दूसरे स्थान के बीच की दूरी को दर्शाता है, और दिशा है सो किस दिशा में वह स्थान स्थापित है, इस चीज़ को दिखाता है। और प्रतीक है सो चिन्ह के माध्यम से बताया रहता है। जैसे मान लिया जाए किसी स्थान पे कुआं है तो कुएं को है सो गोल जैसा दर्शाया रहता है, या सड़क है आगे तो सड़क को इस तरह से दर्शाया रहता है, या डॉट डॉट से दर्शाया हुआ रहता है। डायवर्सन या पुल के भी है सो दर्शाया हुआ रहता है, जो कि प्रतीक के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि आगे इतना दूरी पर जाकर यहाँ पे पुल है या रास्ता घूमेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। यह कहा सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त कराती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि जो मानचित्र होता है किसी क्षेत्र या किसी शहर का, तो उसमें एक पेपर वर्क के द्वारा है सो किया हुआ रहता है, जो कि अगर किसी क्षेत्र का है सो नक्शा है या ज़मीन का नक्शा है तो इसमें है सो दूरी को अनुपात में मिलाया हुआ या दर्शाया हुआ रहता है। यानी कहने का मतलब है कि 1 मीटर को है सो अगर लिख देगा 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर मानना पड़ेगा। अगर 1 मीटर की दूरी इसमें दर्शाया गया है तो हम समझ पाएंगे कि वह 1 किलोमीटर दूर पर है सो स्थित है, जो इस बात को इसमें कहा गया है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में आपके घर के बीच 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी व्यक्त किया गया है, जबकि इसमें है दोस्तों 2 किलोमीटर को है सो 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को है सो 10 किलोमीटर में डिनोट किया गया है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। अगर 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर को दर्शाया है तो 1 सेंटीमीटर कितना दर्शाएगा, 5 किलोमीटर।
तो इसमें है सो अनुपात में दूरी को है सो मानचित्र के नीचे दर्शाया हुआ रहता है, जिससे आसानी पूर्वक है हम लोग पता लगा पाते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, कितना दूरी है। इसलिए इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए भी किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी को आप पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसको छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महाद्वीप है, उसको हमको दर्शाना रहेगा बड़े क्षेत्र को, तो छोटा पेज में हमको दर्शाना रहेगा, तो उसमें यूनिट हम लगा देंगे कि जो 5 सेंटीमीटर इसमें दूरी दिखाएगा वो कितना रहेगा, 500 किलोमीटर के बराबर रहेगा। तो यह है सो क्या कहलाएगा, छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहलाएगा। कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। अगर जस्ट इसमें इसको ऐसो अपोजिट कर दिया जाए, तो अगर 500 मीटर वाले दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है, तो इस मानचित्र को क्या कहते हैं, बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। तो इसमें छोटे पैमाने वाले मानचित्र और बड़े पैमाने वाले मानचित्र के बारे में उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। छोटे पैमाने में क्या है कि अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसको 500 किलोमीटर तक दिखाएं, मतलब कि छोटा एक यूनिट है। अगर 1 सेंटीमीटर को हम 1000 किलोमीटर अगर दिखा रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, छोटे पैमाने। अगर 1000 वाले क्षेत्र को हम 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहेंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ है मैप, जो कि सामुदायिक केंद्र दर्शाया गया है। यहाँ पीओ है, मतलब पोस्ट ऑफिस है। यहाँ दुकान है, यहाँ पे कुआं है, यहाँ पे विद्यालय है। पेड़ को इस तरह से दिखाया गया है, खेल के मैदान को इस तरह से चिन्हित किया गया है। यहाँ पे विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, और यहाँ पे क्या है, फलों उद्यान है, यानी बगीचा है। तो बगीचा को इस तरह से दिखाया गया है। अब इसमें कुछ पैमाना दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर जो कि 10 सेंटीमीटर को 10 मीटर को दर्शाता है। यानी यहाँ से यहाँ अगर विकास के घर देखें तो इसकी चौड़ाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये है सो 10 मीटर इसका चौड़ाई होगा। और लंबाई अगर मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर है तो इसका है सो 20 मीटर चौड़ाई होगा। यानी इसका घर जो है से 10 बाय 20 में है। तो इसके माध्यम से हम है सो पता लगा सकते हैं कितना दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिशा के बारे में। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है। देखे होंगे दोस्तों आप लोग, मानचित्र में गांव के नक्शा में जो होता है अधिकतर दाहिने तरफ है सो तीर का निशान बना होता है, इस तरह एरो जैसा, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा हुआ होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिक्बिंदु कहे जाते हैं, जो कि दिक्सूचक है। यहाँ पे कंपास जैसा है, कंपास ही है, तो इसको हम लोग दिक्सूचक दिक्बिंदु कहते हैं। जो कि इसमें
ऊपर उत्तर की दिशा को दर्शाया गया है, नीचे दक्षिण को दर्शाया गया है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। 4.1 में निम्नलिखित 10 दिशाओं का पता लगाइए। पहला में दिया हुआ विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। इसमें बोल रहा है विकास के घर और सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान। तो विकास के घर है सो यहाँ पे है। यह पूरा नक्शा ये इधर उत्तर दिखाएगा, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो मान लिया जाए इसका उत्तर दिशा में सामुदायिक केंद्र है और विकास का घर कहाँ है, दक्षिण दिशा में है। और खेल का मैदान है तो किधर है, उत्तर पूर्व में है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। जो दिक कंपास होता है, यह कंपास में जो सुई होता है यह उत्तर दिशा में रहता है और एक दक्षिण दिशा में रहता है। तो इससे हम लोग कौन दिशा में जा रहे हैं यह पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रतीक सिंबल के बारे में, चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल पटरियाँ, कुएं दिखाने न संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं के माध्यम से है सो दर्शाया हुआ रहता है। ऐसे प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करती है। इन प्रतीकों का इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप क्षेत्र की भाषा नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब इन चिन्हों की सहायता से आप गंतव्य स्थान को ढूंढ सकते हैं या पहुंच सकते हैं। जो कि इसमें प्रतीक चिन्ह दिखाया हुआ है दोस्तों। इसके बारे में 4.3 रूढ़ि चिन्ह इसमें कुछ दिया हुआ है जो इसके देखते हैं। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन, स्टैंड। बड़ी लाइन जो कि बड़ी लाइन इस तरह दिखाया गया है, मीटर लाइन जो इस तरह डॉट डॉट है, और रेलवे स्टेशन जो कि इस तरह से दिखाया हुआ है। सड़क के बारे में देखते हैं जो कि बराबर समांतर जो दो रेखाएं गई है, यह है सो पक्की सड़कें के बारे में दिखाता है। और जो डॉट डॉट दो समांतर रेखाएं में गई है, कच्ची सड़क के बारे में प्रदर्शित करता है। सीमा अंतर्राष्ट्रीय जो कि यह सो डॉट में दिखाया हुआ है, यह है सो अंतर्राष्ट्रीय है। और नेक्स्ट है सो राज्य के सीमा को दर्शाया गया है। और जो डॉट डॉट में है इधर, ये है सो जिला की सीमा दर्शाया गया है। अब नदी के बारे में देखते हैं जो कि नदी को इस तरह से दर्शाया गया है। कुआं को गोलाकार से दर्शाया गया है गोल बिंदु से। तालाब को कुछ इस तरह से दर्शाया गया है। नहर को दो पैरेलल में एक नहर जैसे कैनाल निकाला गया है। पुल को इस तरह से डिनोट किया गया है। मंदिर को है सो इस तरह से, गिरजाघर को प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। मस्जिद में इसी तरह से चित्र छापा गया है। और छतरी को है सो इस तरह से दिखाया गया है। पोस्ट ऑफिस को पीओ से दर्शाया गया है। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को ऐसे पीटीओ से दर्शाया गया है। पुलिस स्टेशन को पीएस से दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बस्ती। बस्ती को इस तरह रेड चिन्ह से दर्शाया गया है और कब्रिस्तान को इस तरह से दर्शाया गया है। पेड़ को पेड़ जैसा दर्शाया गया है और घास को इस तरह छोटे छोटे घास के दर्शाया गया है। के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक
विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं और यह ऐसा चित्र दर्शाया गया है जो कि सभी भाषा में के लिए है, जो कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है, और चाहे वह फ्रेंच बोलता हो या इंग्लिश बोलता हो, जापानीज बोलता हो, वो सभी है सो इसको समझ सकता है। इस चित्र में दर्शाया गया है जो कि एरो के चिन्ह है, यहाँ पे उत्तर दिशा में है, जो कि यहाँ पे तालाब दर्शाया गया है, इधर पौधे दर्शाए गए हैं, मस्जिद दर्शाया गया है, गांव कस्बा दर्शाया गया है, फिर मंदिर को दर्शाया गया है, विद्यालय को दर्शाया गया है, इधर कब्रिस्तान को दर्शाया गया है, और यहाँ पे है सो इधर नदी को दर्शाया गया है, और यहाँ पे चर्च दर्शाया गया है, इधर पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। इस तरह इस चित्र के माध्यम से सुंदरपुर गांव और इसके आसपास के क्षेत्र को दर्शाया गया है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों और भूरा रंग का पर्वतों और पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर अध्यास्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जो रेखा चित्र आरेखन होता है वो पैमाने पर आधारित न होकर आदास्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आप मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, तो इस इसे है सो हम लोग है सो रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका भी कहा जाता है। एक पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसका खाका कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर हम किसी बिल्डिंग या मकान का है सो नक्शा तैयार करते हैं तो यह है सो बड़े पैमाने वाले चित्र है, जो कि इसको हम है सो खाका कह सकते हैं या कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभ्यास प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मानचित्र के 3 घटक के बारे में कौन कौन है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे मानचित्र के 3 घटक के बारे में। मानचित्र के घटक के बारे में हम लोग पढ़े थे क्या क्या, दूरी, दिशा और प्रतीक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। तो बता दें दोस्तों, नीले रंग है सो जलाशयों को है सो दिखाने के लिए हम लोग पढ़े थे, तालाबों को दिखाने के लिए है सो दर्शाया जाता है। दिक् सूचक क्या है, तो दिक् सूचक है सो इसका मुख्य उपयोग है सो दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। पैमाना की आवश्यकता क्यों होती है, आवश्यक है, पैमाना क्यों आवश्यक है, तो मानचित्र के लिए चित्रों को है सो दिखाना, स्थानों को दिखाना, तो पैमाना आवश्यक है, और इसमें मानचित्र में है सो दूरी को है सो दिखाते हैं। और इस तरह से बता दें दोस्तों, यह चैप्टर है सो समाप्त हो गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग का यह क्लास अच्छा लगा हुआ होगा, और बता दें यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और भी ऐसे वीडियो
लाता रहूँगा आप लोग के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।